हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से फिजिक्स की दुनिया पर स्वागत है। यहाँ मैं जूही चौधरी आपके साथ, जैसे आप जानते हैं, फिजिक्स डिस्कस करती हूँ और हम काफ़ी टाइम से अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन मोशन। तो उसी चैप्टर का आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक होने वाला है एंगुलर मोमेंटम, यानी जब हमारी ऑब्जेक्ट रोटेशनली मूव कर रही है तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम क्या, क्यों, कैसे होता है। विद एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लीनियर मोमेंटम के बारे में, क्योंकि जब हम लीनियर की स्टडी करते हैं वो हमारे लिए इजी होती है, रोटेशन की थोड़ी टफ होती है। तो हम उसको लीनियर मोशन के साथ कंपैरिजन करके अपनी स्टडी को इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए एंगुलर, पहले हम बढ़ाएंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रही होती है तो उस कंडीशन में जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी ऑब्जेक्ट रोटेशनली मूव करती है तो उसके रोटेशन मोशन के मेजरमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? मेजर ऑफ रोटेशन मोशन, मेजर ऑफ rotation motion of an object। ओके, जो कोई ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट कर रही है तो उस कंडीशन में उसके रोटेशन मोशन के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग के बारे में बताता है। मीन्स देखो, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था, अगर हमारी ऑब्जेक्ट का मेजर हाई है, मतलब उसकी एंगुलर लीनियर मोमेंटम हाई होता है, तो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल होता है। इसी तरह से यहाँ होता है, एंगुलर मोमेंटम उसका मेजरमेंट है, यानी अगर वो हाई हो गया तो वो हमें बता सकता है ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा या इजी होगा। इसी तरह से अगर वो लो है तो वो हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट को रोकना कितना इजी है या कितना मुश्किल है। तो देखो, जब हमारा एंगुलर मोमेंटम हाई होता है तो हमारी ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग बहुत ज्यादा हाई होती है और उस कंडीशन में उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। सेम इसी तरह से जैसे कि हमारा लीनियर मोशन में होता है। ठीक है, कि अगर कार हमारी हैवी ट्रक है या कार है, कोई हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है या हैवी वेट है उसके अंदर, तो उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है कि जब वो बहुत हाई स्पीड के साथ स्पिन कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल है। क्योंकि कई बार अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई हैवी ऑब्जेक्ट और स्पिन कर रही है, तो अगर हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो कई बार गिर भी सकती है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है? एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम हमारा दो कंडीशन में हो सकता है। देखो, हमारी ऑब्जेक्ट टू टाइप से मूव कर सकती है, रोटेशन मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट, तो वो दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी सॉलिड बॉडी की बात करती हूँ, सपोज एक हैवी बॉल है जो सॉलिड बॉल है, ठीक है, तो अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो दिस इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें काफी सारे पार्टिकल्स होंगे इस बॉल के अंदर, क्योंकि हम सॉलिड बॉडी की बात करें। तो इसमें दो कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। देखो, मैंने भी क्या शेप बना दी, मुझे ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, काम चला लेना, इसी से ही ऐसी आती है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मोर a lot of number of particles this ball contain। तो अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है हमारी, या तो हमारी जो बॉल है वो रेस्ट में है, ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मूव कर रहे हैं। इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अराउंड मूव कर रहे हैं इसके पार्टिकल। सपोज अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये ऐसे मूव कर सकता है, इस पार्टिकल की बात करूं तो ये ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करेंगे। या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो हमारी बॉल है ना, ये पूरी ही बॉल हमारी रोटेट कर रही है अराउंड टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो होता है, कैलकुलेशन जो होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो क्या होगी? देखो, सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए ले रही हूँ। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सॉलिड बॉडी विच कंटेन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट देयर इज अ पार्टिकल which have a distance from axis of rotation is r and its linear momentum let is p। तो इसका एक्सिस जो हमारा वो हो गया
पोजीशन वेक्टर आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, पी है। तो उस कंडीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल। पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका? एल, ठीक है। तो एल हो जाएगा यहाँ पे, here angular momentum is equal to the multiplication of position vector with the linear momentum। पोजीशन वेक्टर की लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है ओ फॉर अ पार्टिकल, ठीक है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है और इसका जो लीनियर मोमेंटम अगर पी है तो इस तरह से हमारा एल आ जाएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं कि एल भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, यानी एंगुलर मोमेंटम हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताएगा, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आएगी इसकी? देखो, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और इसकी क्या यूनिट होती है? मोमेंट पी की यूनिट हम कैसे निकालते हैं? पी कितना होता है हमारा? एम वी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं एल की पूरी यूनिट देखूं तो क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और एक मीटर हमारा ये है आर की वजह से, तो कितनी हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब फॉर अ सॉलिड बॉडी, फॉर अ रिग्ड बॉडी, तो फॉर रिग्ड बॉडी के लिए कैसे निकालेंगे हम एंगुलर मोमेंटम? देखो, अगर मैं रिग्ड बॉडी सॉलिड बॉडी की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये पूरी हमारी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। जब हमारी पूरी सॉलिड बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे क्या होगा? जब हम पार्टिकल की बात कर रहे थे तो हमारा लीनियर मोमेंटम था और वहां पे हमने मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी किया, लेकिन जब मैं पूरी सॉलिड बॉडी की बात करती हूँ तो वहां पे हमारा मास किससे रिप्लेस हो जाएगा? बताइए। हाँ, हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ इसी तरह से जो हमारी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। वेरी गुड। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। चलिए अब मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताती हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। देखो, L इक्वल्स टू आई ओमेगा आ तो गया, आपको समझ तो आ गया ना कि ये फॉर्मूला होगा किसी सॉलिड बॉडी के लिए, लेकिन ये कहाँ से निकल के आया? सबसे पहले मैं यहाँ जाती हूँ। L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, ठीक है। P का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू एम वी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया? आर क्रॉस एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेक्टर यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको सिंपली कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया एम वी आर। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यानी डिस्टेंस के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वी अपॉन आर। क्लियर है? काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इससे आगे क्या होगा। तो अब L कितना हो जाएगा हमारा? एम आर स्क्वायर। ये क्या है? एम आर स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारा? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के टोटल मास को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। v अपॉन आर। अब ये क्या है? देखो, रोटेशन मोशन के लिए वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है? मैंने आपको इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन पढ़ाई थी जब, तब पढ़ाया था ना, डिफाइन भी करके दिखाया था, तो आप वीडियो देख लेना। मैं लिंक, तो आप वीडियो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो v अपॉन आर क्या होता है? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। वहां पे फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? v अपॉन आर,
ओके, तो यहाँ पे हम ओमेगा क्या लिख देंगे, v अपॉन आर को क्या लिख देंगे, ओमेगा, और ये कितनी है, आई, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ड्राइव हो जाता है। देखो फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ अगर तुम्हें एक फॉर्मूला पता हो ना तो तुम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए, और ऐसा हो क्यों रहा है, वाई, तुम्हें उस वाई का तुम्हें वो वाई होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें ये बातें पता है ना तो तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुम ना सोल्व कर पाओ, ठीक है। बट शर्त इतनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर लाइन का मतलब कि ये लाइन हमारी क्यों आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व यानी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है कब, अगर उस पर अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, यानी उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, तो उस कंडीशन में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। देखो जिस तरह से हमारे मोशन कब कांस्टेंट होता है, वो तब कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, यानी इफ F इज इक्वल टू जीरो होता है तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पे है, अगर हमारा टॉर्क जीरो होगा तो हमारा L कितना होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व, ठीक है। क्लियर है इतना, तो चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कब कंजर्व होगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, यानी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो L कितना होता है हमारा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, या फिर हम इसका फोरा पार्टिकल वाले फॉर्मूले से लेते हैं R क्रॉस P, ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि कब कंजर्व होगा, जब टॉर्क हमारा जीरो होगा, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा कंजर्वेशन वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो डीएल डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, देखो आर और पी दोनों हमारी नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि जब हमारा पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ फिक्स होगा, कहाँ क्या होगा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और, तो इस तरह से कांस्टेंट नहीं है आर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल की डिस्टेंस अगर ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं होगी, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। और P कितना है, mv मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो P चेंज होगा, तो यानी ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से करना होता है, आता होगा, क्योंकि ये मस्ट टॉपिक होता है 12th में, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बुक्स में कल ही आ जाता है, आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये v हो गया, क्रॉस p का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी प्लस आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है हमारा, फोर्स, ठीक है, v क्रॉस m क्रॉस v, देखो यहाँ m अगर हम बाहर ले ले तो v क्रॉस v, और जब हम दोनों सेम टर्म्स को वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म कितनी हो जाती है, जीरो, तो ये टर्म होगी जीरो, जीरो प्लस आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स होता है हमारा टॉर्क, ठीक है, कल के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो डी एल अपॉन डी टी कितना हो गया, टॉर्क, ठीक है। अब देखो क्या क्या कंडीशन होती है हमारी एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, यानी कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी टी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। जब हम डी एल ओवर डी टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा, और एल कितना हो जाएगा,
कांस्टेंट। देखो जब हम ज़ीरो को इंटीग्रेट करते हैं ना तो वो हमारा कांस्टेंट आ जाता है, और इसी तरह से अगर हम ज़ीरो को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एल यानी कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। देखो एल कितना होता है, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कंजर्व। यानी कि यहाँ अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को इंटरनली ही अपने इसको क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना होगा। देखो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, स्केटिंग। जब हम आइस स्केटिंग करते हैं तो जो हमारा एथलीट आइस स्केटिंग करता है, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर वो स्पिनिंग कर रहा होता है ना, तो एक कंडीशन होती है उसकी, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो उस पर वर्क नहीं कर रहा, उसकी खुद की बॉडी ही वर्क कर रही है, यानी इंटरनली सारा काम हो रहा है, तो उस पर कोई टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन आपने का ध्यान से देखा हो तो क्या होता है, कभी तो उसकी स्पीड अप हो जाती है, यानी रोटेशन मोशन उसकी स्पिनिंग अप हो जाती है, और कभी उसकी स्पिनिंग डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर यहाँ पे स्केटर है हमारा खड़ा हुआ, ये उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का वर्क करेगी, तो उसकी स्पिनिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जब स्पिनर अपने हैंड्स आउट रखता है ना तो उसकी स्पिनिंग स्लो होती है। स्लो यानी उस कंडीशन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्लो होती है। यहाँ पे अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, सपोज उसके हैंड्स आउटसाइड है, तो उस कंडीशन में उसका आर ज्यादा होगा। जब आर ज्यादा होगा तो आई उसका ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए, सॉरी स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, ताकि वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख सके, कांस्टेंट रख सके, वो चेंज ना हो। लेकिन वही कंडीशन अगर वो अपने हैंड्स को इनसाइड कर लेता है, फोल्ड कर लेता है अंदर, और अपने लेग्स को भी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे आर हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब आर हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा आई भी डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना वर्क करेगी, यानी वो इंक्रीज हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से हमारा एल कंजर्व हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब कोई प्लेयर स्केटिंग कर रहा है आइस पर, तो हमारा अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी स्पिनिंग स्लो है, यानी अगर वो आउटसाइड है, उसके हैंड है, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो रहा है, तो उसकी स्पिनिंग स्लो हो रही है, वेलोसिटी कम है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, यानी उसने अपने हैंड्स को इन कर लिया, तो उस कंडीशन में उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, यानी वो फास्टली स्पिन कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।